आप लोगों ने भारतीय संस्कृति पढ़ लिया है, लिख लिया। इसके बाद अगला पाठ है अजंता। अजंता के विषय में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अजंता हमारे देश में गुफाएं हैं, गुफा चित्र हैं। उन गुफा चित्रों के कारण उन गुफाओं को देखने के लिए बहुत से यात्री आया करते। इस अजंता पाठ में भगवत शरण उपाध्याय जी ने इसे एक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है और इसमें उन्होंने अजंता के चित्रों की विशेषताएं बताते हुए उसे मानव जीवन के व्यवहारिक पक्षों से जोड़ा है। पहले अगर देखें तो वो बताते हैं कि अजंता की गुफाएं बनाने का कारण वो कहते हैं मनुष्य अपने समय की संस्कृति और अपने विचारों को चिरकाल तक स्थायी रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। उनमें गुफा चित्र बनाना भी एक प्रथा रही, एक कला रही। वो बताते हैं कि करीब ईसा पूर्व से ही, आज से कोई 2,2500 साल पहले, यानी करीब करीब ईसा पूर्व से ही, ईसा पूर्व से 200 वर्ष पूर्व ही ये अजंता की गुफाएं बनना शुरू हुई। और ये है ईसा के पश्चात माना जाता है कि 5वीं-6वीं शताब्दी तक बनती है। और इतने लंबे समय तक ये जो गुफा चित्र बने, इन गुफा चित्रों के नमूने यानी इसी प्रकार के गुफा चित्र श्रीलंका और सिमरिया की पहाड़ियों पर वहाँ पर भी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इन गुफा चित्रों की देखा देखी भी वहाँ पर भी गुफा चित्र बनाए गए। अगले पैराग्राफ में लेखक ये बताता है कि उसकी स्थिति कहाँ है। तो बताता है कि ये जो महाराष्ट्र प्रांत है, पहले से बम्बई सूबा कहते थे, तो बताता है बम्बई और हैदराबाद के बीच पर्वतों का, विंध्य पर्वतों का एक सिलसिला है और वहीं पर जो अजंता नामक स्थान है वहाँ पर ये गुफा चित्र बने। वो बताते हैं कि जहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं उसकी थोड़ी दूर पर एक बाधुर नदी है। वो बाधुर नदी धनुष की तरह मुड़ी हुई है और उसी के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर नीचे चौड़ी पहाड़ियाँ, क्रमशः सकरी पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। लेखक बताता है कि पहले चित्रकारों ने चित्र बनाए, फिर उनके शिष्यों ने उन पर रंग लगाया और इस प्रकार चित्र बन गए। उन्होंने इस ओर संकेत करते हुए बताते हैं कि यह सब कितना कठिन था कि पहले पहाड़ों को काट कर खोखला करना, फिर उसकी दीवारों को चिकना करना, फिर उसमें खोद कर या उकेर कर चित्र बनाना, फिर उसको रंगना। और ये हजारों साल पहले किया गया था, जो आज भी अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई पड़ता है। वे बताते हैं कि अगर उन चित्रों को देखो तो जैसे एक अजायब घर हो, विभिन्न प्रकार के चित्र, उनमें बंदर भी हैं, हाथी भी हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी हैं। और वहाँ वो सारे चित्र गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। बताते हैं कि बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं से, 1000 प्रकारों से होकर के बह चला हो, यानी बुद्ध का जो जीवन है वो संपूर्ण प्रकार से उसमें व्यक्त किया गया। वो बताते हैं कि एक चित्र में हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं और उनके आँखों से सुंदर ज्योति है, छलकी पड़ती है। उसमें ये बताया गया किस प्रकार बुद्ध का जो भाई है वो बार बार बौद्ध
संघ में जाता है, बौद्ध को लौटाने आता है, लेकिन खुद बुद्ध बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इसी प्रकार एक चित्र बना है जिसमें वे अपने घर भिक्षा मांगने गए हैं और उनकी पत्नी राहुल को ही उनकी भिक्षा में दे रही हैं। वो बताते हैं कि इतने प्रकार के जो चित्र हैं वो सभी चित्र जातक कथाओं पर आधारित हैं। ये जातक कथाएं बुद्ध के जीवन पर आधारित कथाएं हैं और जिनकी संख्या लगभग 555 मानी जाती है और इन सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेखक बताता है कि ये जो प्राचीन काल के अनेक प्रकार के जो चित्र हैं, ये जो बहुसंख्यक चित्र हैं, ये हमारी अमानत और विरासत है। अर्थात एक ओर हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, दूसरी ओर हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इन जो क्या कहते हैं हमारी विरासत है इसको संजो कर रखें, जिससे आने वाले समय तक लोग इनको जान सकें। आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद हम आगे से संबंधित जो लिखवाना हमको लिखवाएं। धन्यवाद।